जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम डिजास्टर मैनेजमेंट को कवर कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि डिजास्टर मैनेजमेंट सीरीज हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। पूरा कोर्स डिजास्टर मैनेजमेंट का एमएम एकेडमी ऐप पर अवेलेबल है, जो कि मेरे द्वारा बनाया गया है। काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड कोर्स आपको वहां पर देखने को मिल रहा है, जिसमें हमने सभी डिजास्टर्स को काफी अच्छे तरीके से कवर किया है, जिससे कि एग्जाम में अगर कैसे भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप इजीली उसका जवाब दे सकते हो। तो अब यहाँ पर हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड वो भी यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज पर काफी क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसमें से भी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आप इजीली सॉल्व कर पाओ। तो चलिए यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग मतलब GLOF इसके बारे में देखने वाले हैं। मतलब इसके कॉजेस, कंसर्न्स, NDMA गाइडलाइंस, ये सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वे फॉरवर्ड डिस्कस करेंगे, जिससे कि अगर एग्जाम में किसी भी टाइप से घुमा फिरा अगर आपको क्वेश्चन जो है वो अगर पूछा जाए तो आप उसका अच्छे तरीके से जवाब दे पाओ, जिससे कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड फ्लड्स हमें देखने को मिला है। इसीलिए ये जो इशू है कंटेम्प्रेरी इशू में इसलिए आता है क्योंकि जो फ्लड है वो हमें कई बार देखने को मिलता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक बार आया है उसके बाद हमें देखने को नहीं मिलेगा, कंटिन्यूसली देखने को मिलते रहता है। और ये काफ़ी दुर्भाग्य है हमारा कि इसके वजह से काफ़ी लोगों की जान जो है वो भी जाती है। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड फ्लड है उसका कारण, वन ऑफ द पॉसिबल कॉज जो है उसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग मतलब जिसे हम GLOF कहते हैं, इसे भी यहाँ पर बताया गया है। तो इसीलिए GLOF हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग ये क्या होता है, प्लस यहाँ पर उसके कॉजेज जो है वो कौन कौन से हैं, जो प्रीवियस केसेस है फ्लडिंग के उसके बारे में हम देखेंगे, जो प्रिपेयर है हम कितना प्रिपेयर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन यहाँ पर कंसर्न जो है वो कौन कौन से उसके बारे में देखेंगे, वे फॉरवर्ड क्या है उसके बारे में देखेंगे, एंड देन यहाँ पर कंक्लूजन जो है उस पर पहुंचेंगे। मतलब बेसिकली वे फॉरवर्ड जो है उसे हम कंक्लूड जो है वो कर सकते हैं। तो इतना हम जब देख लेंगे तो आप सोचिए ना, कैसा भी अगर क्वेश्चन आ जाता है इस पर तो आप कितना आसानी से जवाब दे पाओगे। मतलब पूरा मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, पूछने दो ना जो पूछना है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक मेन से रिलेटेड जो मॉक क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। क्योंकि मॉक क्वेश्चन अगर हम देख लेंगे तो कैसे हमें पढ़ना है वो हमें समझ में आ जाएगा, कैसा ट्रेंड चल रहा है वो हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन गो हैंड इन हैंड, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू GLOF रिस्क इन द हिमालयन स्टेट्स। 250 वर्ड्स में आपको यहाँ पर लिखना है और काफी खूबसूरती से आप लिख पाओगे। एक बार आप ये वीडियो जो है पूरी तरीके से देख लोगे। अब देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए। इस पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जा रहे हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी कंप्लीटली अवेलेबल है, इंडिया ईयर बुक कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब GS 1 2 3 4 सभी आपको काफी अच्छे तरीके से देखने को मिल रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ये भी पूरी तरीके से कंप्लीट है, जिसमें सभी डिजास्टर्स हमने यहाँ पर कवर किए हुए हैं काफी अच्छे तरीके से, क्वेश्चंस के साथ, जो ट्रेंड चलता आ रहा है उस पर्सपेक्टिव से। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको अंदाजा हो ही जाएगा। तो काफी अच्छे तरीके से डिस्कशन जो है हमने किया है डिजास्टर मैनेजमेंट के भी बारे में। मतलब GS 1 2 3 4 सभी इसी तरीके से डिटेल में हमने कवर किए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको एमएम एकेडमी ऐप जो है वो डाउनलोड करना है, लिंक आपको मिल जाएगी। देन साइन अप करना है, डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हो। अगर आपको भरोसा नहीं है तो पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। तो हर सेक्शन में जाकर आप पहले 2 लेक्चर जो है वो एज ए डेमो लेक्चर देख सकते हो। देन प्रोफाइल में जाओगे, देन उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल जो है आपको यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है ये खुलेगा। देन यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो है वो देखने को मिलेगा, PDF से रिवीजन हो सकती है आपकी। प्रोफाइल में जाओगे देन वहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी प्लस वहाँ पर आपको अपग्रेड टू प्रो नजर आएगा। वहाँ से आप प्लान्स जो आपको देख सकते हैं, वेरियस प्लान से अलग अलग प्लान्स हैं और काफ़ी काफ़ी सस्ते हैं। मतलब जितना बाहर आपको एक महीने का देना पड़ता है, यहाँ पर उससे भी कम में आपको 1 साल का मिल रहा है। क्योंकि हमारी टैगलाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे। क्योंकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी क्वालिटी एजुकेशन एकदम अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो इसलिए इसका जो फ़ायदा है वो आप ज़रूर उठाइए। तो प्लान परचेस करने के बाद आप कोर्स जो है उसको एंजॉय कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों को एक डाउट भी होता है कि इतने कम प्राइसेस है तो क्या ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए है, एक सब्जेक्ट के लिए? जी नहीं, यहाँ पर ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है। एक बार अगर आप लोगे तो जितने भी कोर्सेस है आप इजीली उसको एंजॉय कर सकते हो काफ़ी खूबसूरती के साथ, जब तक आपकी वैलिडिटी है। तो लीजिए और एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग ये क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर पिक्चर के थ्रू समझते हैं। अब जैसा कि आप सभी को पता है हम यहाँ पर मेंस ओरिएंटेड देख रहे हैं,
तो मेंस ओरिएंटेड देखने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है, टेक्स्ट लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है उसके लिए हम यहाँ पर टेक्सचुअल फॉर्मेट पर भी देखेंगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने के लिए तो फिगर्स ठीक है, लेकिन जो लिखना है उसके लिए हमें टेक्स्ट जो है वो भी चाहिए रहेगा। तो इसलिए उस पर्सपेक्टिव से भी हम यहाँ पर देखेंगे, मतलब पूरा एग्जाम ओरिएंटेड हम यहाँ पर वीडियोस जो है आपके सामने ला रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग होता क्या है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पहाड़ है, ठीक है। अब ये जो पहाड़ है इसमें से कुछ स्नो जो है वो नीचे फिसलता हुआ आ रहा है। इतना आपको समझ में आ गया, कुछ स्नो जो है वो नीचे नीचे फिसलता हुआ आ रहा है, क्योंकि घसरगुंडी टाइप का देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पर ये नीचे नीचे आने के बाद समझ लीजिए यहाँ पर कुछ मेल्टिंग हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी जो है वो यहाँ पर भर चुका है। अब यहाँ पर कुछ खड्डा भी पड़ चुका है ना, काफी साल बीत गए हैं, कुछ खड्डा भी पड़ चुका है जहाँ पर पानी जो है वो जमा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो पानी है ये इधर साइड से गिरना चाहिए था, मगर क्या होता है कि जब स्नो अपने साथ कुछ सिल्ट भी लेकर आता है, ठीक है, कुछ सेडिमेंट्स भी लेकर आता है। अब ये जो सेडिमेंट्स है ये यहाँ पर अगर जमा हो जाते हैं तो मतलब क्या हो रहा है, ये एक पॉन्ड जैसा क्रिएट हो गया है, ये एक पॉन्ड जैसा क्रिएट हो गया है। अब ये पॉन्ड क्या इंसानों ने कंक्रीट ये सब डाल के बनाया है? नहीं, यहाँ पर नैसर्गिक बना हुआ है। जो भी उसके साथ वो सेडिमेंट, जो भी चीजें जो स्नो है वो लेकर आ रहा है, उसके थ्रू यहाँ पर जो एक पॉन्ड जैसा है वो यहाँ पर दीवारें जो है वो देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर भी उसी तरीके का हमें देखने को मिल रहा है। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए जो ये जो बना हुआ है, ये जो अड़थड़ा बना हुआ है, ये जो बीच में एक समझ लीजिए पॉन्ड जैसा बना हुआ है, ये पूरा नेचुरल चीजों से बना हुआ है। इसमें कोई भी ह्यूमंस जो है उनका कोई भी इंटरफियरेंस नहीं है, सब नेचुरल इससे बना हुआ है। अब नेचुरल इससे जब बना हुआ है तो फिर समझ लीजिए कि यहाँ पर ये एकदम ही तगड़ा होगा क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है ये तगड़ा इतना नहीं होता है, मतलब अंबुजा सीमेंट से नहीं बना होता है ना, इतना तगड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कोई भी अगर बड़ी कोई एक्टिविटी हो जाए, जैसे कि समझ लीजिए कि यहाँ से अगर जो बड़ा स्नो है, ठीक है, एवेलेंच यहाँ पर आ जाए, मतलब बड़ा एवेलेंच हमने देखा हुआ है ना डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स में, तो वो अगर बड़ा बड़ा स्नो जो है, स्नो का पत्थर जो है समझ लीजिए, अगर वो यहाँ पर आकर नीचे गिर जाए तो क्या होगा, इसमें हड़बड़ी मच जाएगी। ये जो पानी यहाँ पर, पानी आपको इतना सा नजर आ रहा है, पानी बहुत होता है, बहुत बड़े बड़े पॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं ग्लेशियर लेक। इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्लेशियर लेक, ठीक है। अब ये जो ग्लेशियर लेक होता है इसमें समझ लीजिए ये रीजन में अगर भूकंप आ जाता है, या फिर इसमें पत्थर गिर जाता है, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि ये जो चीज यहाँ पर बनी हुई है, ये जो अड़थड़ा यहाँ पर बना हुआ है जिसकी वजह से पानी यहाँ पर रुका हुआ है, अगर ये टूट जाए, अगर ये ब्रेक हो जाए, तो ये पूरा जो पानी है ये पानी इधर गिर जाएगा, ये पानी इधर गिर जाएगा। अगर आसपास कोई नदी भी बह रही है, अगर आसपास कोई नदी बह रही है उसमें ये पूरा पानी, ऑलरेडी एक नदी बह रही है जिसमें पानी बह रहा है, ये पूरा पानी उस नदी में मिक्स हो जाएगा, और उस नदी में मिक्स होकर क्या होगा, जोर से पता भी नहीं चलेगा कि कितने तेजी से, कितने बहाव से जो नदी का पानी है वो बढ़ चुका है। अब नदी का पानी बढ़ जाएगा तो नदी के कोर्स में समा नहीं पाएगा, इसीलिए वो आजू बाजू में फैलना शुरू हो जाएगा। और फ्लैश फ्लडिंग मतलब जिस तरीके से हमारा कैमरा या मोबाइल में फ्लैश आता है ना, पता ही नहीं चलता, एक झटके में आ गया, उसी तरीके से यहाँ पर फ्लडिंग जो है वो हो जाती है, और पूरा गांव, आसपास का जो एरिया है ये पूरा इसमें भर जाता है, पूरा पानी में भर जाता है। लोगों को पता ही नहीं चलता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पता ही नहीं चलता है हुआ क्या है, इतनी तेजी से यहाँ पर फ्लडिंग जो है वो हो जाती है। तो अब समझ में आ गया आपको क्यों यहाँ पर फ्लडिंग हमें देखने को मिलती है। मतलब जो ग्लेशियर लेक है, ये जो ग्लेशियर लेक यहाँ पर फॉर्म हुआ है, इसके आउटबर्स्ट की वजह से जो फ्लडिंग हो रही है उसे हम कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग। समझ में आ गया, एकदम ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ पर पिक्चराइजेशन के थ्रू आपको पूरा समझ में आ गया है। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं हमारे टेक्स्ट पर। तो लिखना कैसे आपको, देखिए ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग अगर आपको बोला जाए तो उसमें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग जो है रेफर किया जाता है एज अ फ्लडिंग जो कॉज होती है ब्रीचिंग ऑफ ग्लेशियर लेक। जो ग्लेशियर लेक यहाँ पर फॉर्म हुआ है, हमने यहाँ पर देखा है ना, ये ग्लेशियर लेक फॉर्म हुआ था। अब कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया, स्नो यहाँ पर आ रहा है, देन यहाँ पर पिघल रहा है, देन यहाँ पर जो ये है फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर एक जो समझ लीजिए नेचुरल तरीके से कुछ अड़थड़ा जो है वो क्रिएट हो रहा है। अब ये जो अड़थड़ा है ये जब ब्रेक हो रहा है, इसमें ब्रीच हो रहा है, तब जाकर ग्लेशियर लेक के ब्रीच होने की वजह से फ्लडिंग हमें देखने को मिलती है। ये जो फ्लडिंग है बहुत ज़्यादा डैमेज करती है जो डाउन स्ट्रीम में, यहाँ पर जो नीचे देखिए, यहाँ पर जो सेटलमेंट्स है डाउन स्ट्रीम में, यहाँ पर जो सेटलमेंट्स है, पानी यहाँ पर आकर पूरा इसको तबाह कर देता है, पूरा यहाँ पर खत्म कर देता है। ग्लेशियर लेक जो है फॉर्म होते हैं बाय रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स आर वेरी इन वॉल्यूम फ्रॉम मिलियंस टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर्स। जैसे मैंने आपको यहाँ पर कहा कि ये जो लेक्स है, ये लेक क्या पर्टिकुलर अमाउंट में रहते हैं? नहीं, ये वैरी होते हैं, बहुत बड़े हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं। तो मतलब वैरी करता है कितना वहाँ पर है, और उस हिसाब से यहाँ पर फ्लडिंग जो है वो भी हमें देखने को मिलती है।
यहाँ पर मोरेन जो है उसके तहत ये बाउंडेड है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो है इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये इस तरफ कौन सा पैक है, ग्लेशियर की वजह से पैक्ड है ना, ये वाला जो है इस तरफ जो मोरेन है उसकी वजह से पैक है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर जो अड़थड़ा बनाया गया है इसकी वजह से पैक है, यहाँ पर ग्लेशियर की वजह से पैक है, और बीच में यहाँ पर हमें जो पानी है वो देखने को मिल रहा है जिसमें ग्लेशियर, जिसमें लेक जो है वो फॉर्म हुआ है। ऐसे बहुत सारे लेक जो है रिट्रीटिंग ग्लेशियर के टिप पे हमें देखने को मिलते हैं, उससे हम प्रो ग्लेशियर लेक्स कहते हैं। तो इसे हम प्रो ग्लेशियर लेक जो है वो भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे तो काफ़ी अनस्टेबल वॉल होती है ना, तो पेबल सैंड सेडिमेंट्स इससे बनी हुई होती है, तो वो कैसे भी टूट सकती है। तो वो टूट गई, समझ लो पानी जो है वो लेक में से बाहर निकल गया, और नदी में अगर मिक्स हो जाता है तो फिर तो खतरनाक ही वहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ब्रीचिंग ऑफ सच लेक्स, ऐसे लेक जब ब्रीच होते हैं उसकी वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो स्ट्रीम्स में, नदियों में, मतलब जैसे मैंने आपको कहा था इसके आसपास अगर कोई हमें नदी देखने को मिलती है तो ये नदियों में, स्ट्रीम्स में जो है जाकर मिक्स हो जाता है, और वो स्ट्रीम का बहाव, उस नदी का बहाव बहुत तेजी से बढ़ जाता है। ठीक है, इसकी वजह से हमें जो फ्लडिंग है वो देखने को मिलती है, मतलब डाउन स्ट्रीम में फ्लडिंग जो है वो हो जाती है। इम्पैक्ट जो है GLOF का डिपेंड होता है साइज ऑफ द ग्लेशियर लेक। मतलब यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि एकदम छोटा सा अगर लेक हो, इतना सा अगर लेक हो, वो अगर टूट जाए तो फ्लैश फ्लडिंग हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। बड़े बड़े लेक रह रहा है तो साइज पे भी डिपेंड करता है, प्लस यहाँ पर लोकेशन जो है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर बहुत ही खतरनाक स्लोप है, वहाँ पर अगर नदी बह रही है तो बहाव बहुत तेजी से हो जाता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। अब देखिए कॉजेस पे अगर हम जाते हैं कि क्या कॉजेस है, तो देखिए हिमालय जो है यंगेस्ट माउंटेन सिस्टम है, इसलिए काफ़ी डायनेमिक है, अनस्टेबल है। वहाँ पर जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, प्लस वहाँ पर जो वाटरफॉल है, मतलब है ना, वहाँ की नदियाँ जो है एकदम तुरंत बहना शुरू करती है, यंग स्टेज में हमें देखने को मिलती है। ग्लेशियर लेक वॉल जो है यहाँ पर वीक हो जाता है, वाटर लेवल अगर राइज हो जाती है, जो अड़थड़ा था, जो मोरन था जिसने रोक के रखा था, वो जैसे जैसे पानी अगर बढ़ता जाएगा उसमें, क्योंकि ग्लेशियर तो मेल्ट होते जा रही है, पानी तो है आता जा रहा है लेक में, जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा ये वीक होती जाएगी। कब तक संभाल पाएगी ये, है ना, तो कभी ना कभी तो टूटेगी ही। तो वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर एक्सेसिव प्रेशर जो है वॉल्स पर आ जाता है, जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं, और वो अगर टूट जाते हैं तो पानी फिर बहते हुए चला जाता है। सेवरल इवेंट्स, मतलब लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, एवलांचेस, है ना, वॉल्केनिक इरप्शन, अंडर द आइस, ये भी यहाँ पर इसको ट्रिगर करते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ यहाँ पर यही टूटने के बाद, कोई भी यहाँ पर ये फैक्टर जो है वो भी यहाँ पर ट्रिगर करते हैं कि उसके वजह से भी ये हो जाए। तो आपका आ सकता है कि विच आर द फॉलोइंग फैक्टर, प्रीलिम्स में आ सकता है कि विच आर द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपको अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस, ये सारी चीज़ें भी आपको दी हुई हो सकती है, क्लाइमेट चेंज, ये सब भी दिया हो सकता है। तो क्लाइमेट चेंज सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इस इवेंट्स में। और एंथ्रोपोजेनिकल एक्टिविटीज जो है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, है ना, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स, ये सब भी हमें कारणीभूत देखने को मिलते हैं। तो मतलब समझ लीजिए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो उसका जवाब 98% ऑल ऑफ द अबव ही रहेगा, क्योंकि सभी फैक्टर्स यहाँ पर उसके लिए कारणीभूत होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो शॉर्ट में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सडन जो वाटर रिलीज होता है ग्लेशियर लेक में से, उसको हम कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग। सडन जो रिलीज हो रहा है ना, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ग्लेशियर लेक है, सडन अगर यहाँ पर रिलीज हो जाता है तो यहाँ पर पूरा पानी जो है वो फ्लडिंग हो जाएगा। ये ह्यूमन लाइफ्स को थ्रेटन करता है, एनिमल्स को थ्रेटन करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ख़राब कर देता है। क्लाइमेट चेंज जो है ये यहाँ पर ग्लेशियर रिट्रीट कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लेशियर लेक जो है वो फॉर्म होते हैं, क्योंकि ग्लेशियर जो है मेल्ट होता है, उसकी वजह से पानी, मतलब लेक जो है वो फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे अर्ली वार्निंग सिस्टम, है ना, ये अगर आप देखोगे तो ये मिटिगेट कर सकता है कि पहले अगर हम बता दें कि देखो भैया ग्लेशियर लेक है और हो सकता है कि वो टूटे, तो हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं। वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको हम शिफ्ट कर सकते हैं, इवैक्यूएट, है ना, हम रेस्क्यू कर सकते हैं, उनको हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती है। वही सारी चीज़ें जो हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के कोर्स में अब तक पढ़ी हुई है, पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो कोर्स है। अब यहाँ पर प्रीवियस इवेंट्स, देखिए क्या होता है, कभी कभार आपको जो मेंस में क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस इवेंट जो है उससे रिलेटेड भी पूछा जाता है। मतलब पर्टिकुलर आपको कोई एक इवेंट दे दिया जाएगा कि इस संदर्भ में आप इसको एक्सप्लेन करो, या फिर हो सकता है कि इन द रिसेंट पास्ट वी हैव सीन लॉट्स ऑफ इवेंट्स ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, विद रिस्पेक्ट टू दैट give the information about the glacial lake outburst flooding concerns, and then NDMA guidelines, and then what are the ways that we can mitigate it। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो मतलब अगर आपको एक स्पेसिफिक इवेंट के तौर पर पूछा जाए तो उस इवेंट के बारे में आप लिख सकते हो। अगर प्रीवियस इवेंट्स के बारे में पूछा जाए तो आपको कुछ तो प्रीवियस इवेंट्स लिखने पड़ेंगे, मतलब समझ लीजिए कम से कम 3 से 4 जो है इवेंट्स आपको लिखने ही लिखने पड़ेंगे। तो सभी अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, लेकिन कुछ इवेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि गोहना लेक डैम बर्स्ट जो है 1894 में हुआ था, 1970 में अलकनंदा फ्लड,
1978 में भागीरथी फ्लड, 1998 में राप्ती रिवर फ्लड, 2000 में गंगोत्री ग्लेशियर फ्लड, 2013 में केदारनाथ का फ्लड आया था जो बहुत ही दर्दनाक था। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको मतलब हिमालयन सुनामी जो है वो भी इनफेमसली कहा जाता है। तो मतलब आप समझ सकते हो कितना दर्दनाक होगा ये। अब यहाँ पर हम कितना प्रिपेयर्ड है, ये भी तो एक बहुत बड़ी समस्या है ना कि हम कितना प्रिपेयर्ड है। हम अगर पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होते तो फिर इतना बड़ा जो इवेंट है वो हमें इतना दुख दे ही नहीं सकता था। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो सेंट्रल वाटर कमीशन अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है, इन्होंने यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेक जो यहाँ पर ब्रीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, मतलब ऐसे लेक्स, ऐसे ग्लेशियर लेक जो अभी टूट सकते हैं, जिनका पानी जो है वो निकल सकता है और वो यहाँ पर जो हैबिलिटेशन है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उनको यहाँ पर क्या करना, आइडेंटिफाई करना, जिससे कि हमें पता चल जाए। 2014 में अगर देखते हैं इंडियन आर्मी एंड एक्सपर्ट टास्क फोर्स जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, दी एनडीएमए, इनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। एंड उन्होंने यहाँ पर कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन्स एंड मैनुअल रिमूवल ऑफ डेब्रिज जो है यहाँ पर किया, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पर अगर हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो हम यहाँ पर जो चीज़ें हो रही है, मतलब अगर कोई डिजास्टर आने की इसमें है, कगार पर है, उसे हम यहाँ पर रोक सकते हैं, ठीक है, जो पोटेंशियल है फ्लड होने की। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, वी ऑल्सो हैव इन प्लेस स्पेशलाइज्ड फोर्स जैसे कि एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, आईटीबीपी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस है, एंड इंडियन आर्मी है। तो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ये भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर फ्रेमवर्क जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ का वल्नरेबल जोन में, ये अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो ये अगर हम करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, हमें एक फ्रेमवर्क रहेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर हमेशा प्रिपेयर्डनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर हम प्रिपेयर्ड है तो मतलब समझ लीजिए कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। प्रिपेयर्डनेस रखने के लिए हमें हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो करना पड़ेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए जैसे आपने अगर लेक्चर देखा है जिसमें मैंने आपको अलग अलग टर्मिनोलॉजी समझाई है, जैसे वल्नरेबिलिटी है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, देन उसका कैपेसिटी है ना, वल्नरेबिलिटी है। तो ये जो मैंने आपकी टर्मिनोलॉजी समझाई थी उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था एंजेलिना जोली का, कि एंजेलिना जोली जो है वो अगर ठंडकाले में बाहर निकल रही है, ठंडकाले में यूरोप में बाहर निकल रही है जहाँ पर स्नोफॉल हो सकता है, मतलब वो ठंड के लिए, कोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, बराबर है, वल्नरेबल है। अब जब वो वल्नरेबल है तो वो ये डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस कैसे कर सकती है, जो रिस्क है, अब डिजास्टर नहीं बोलेंगे लेकिन ये जो रिस्क है इसको रिड्यूस कैसे कर सकती है, अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करके। कैपेसिटी मतलब क्या, उसने अपने कपड़े पहन लिए थे, है ना, छोटे छोटे कपड़े पहन के गई थी तो वल्नरेबल थी, लेकिन वो अपने कपड़े पहन लेती है, मतलब क्या, उसने कैपेसिटी अपनी इंक्रीज कर दी, मतलब अब वल्नरेबिलिटी जो है वो कम हो गई, रिस्क जो है वो कम हो गया। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर भी हमारी कैपेसिटी जो है बिल्ड करना पड़ेगा, जिससे हमारी वल्नरेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो हाउएवर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यूनिफॉर्म कोड जो है, जो एक्सकेवेशन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, ग्रेडिंग होता है ना, बहुत सारी कंट्रीज की तरह हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये भी यहाँ पर होना चाहिए। क्या है सोल्यूशन में, हम जो हमारी खामियां हैं वो लिख सकते हैं। ऐसे जो कोड्स है नेसेसरी है जिससे कि हम रिस्क जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कंसर्न्स अगर हम देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ग्लेशियर बर्स्ट जो है रैनी विलेज जो चामोली है, यहाँ पर हमें बहुत बुरी तरीके का देखने को मिला। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो नदियाँ हैं उसमें काफ़ी बुरी अवस्था हो जाती है, मतलब जो पानी का वॉल्यूम है सडनली यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पर जो रिवर सिस्टम है वो हमें देखने को मिलती है, जो हमने ऑलरेडी ज्योग्राफी जो है उसमें कवर की हुई है, हमारे पूरे ड्रेनेज सिस्टम ज्योग्राफी का जो कोर्स है उसमें हमने कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर रिवर अलकनंदा जो है यहाँ पर वॉश अवे अंडर कंस्ट्रक्शन, है ना, मतलब देखिए आप बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज कुछ चल रही है, बहुत सारी रिवर पर ऐसा चल रहा है कि कुछ डैम्स है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो है वो भी क्रिएट हो रहे हैं, है ना। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये जो स्ट्रीम है यहाँ पर जाती है श्रीनगर, देन यहाँ पर देवप्रयाग, देन हरिद्वार, इस तरीके से हमें यहाँ पर ऋषिकेश, हरिद्वार, इस तरीके से हमें यहाँ पर जो स्ट्रीम है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कंसर्न्स की जब हम बात करते हैं तो देखिए काराकोरम रीजन जो है वन ऑफ द मोस्ट ग्लेशिएटेड रीजन है आउटसाइड दी पोल्स। तो काराकोरम रीजन अगर हम देखते हैं तो पोल्स के बाद अगर हम देखते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्लेशियर हमें देखने को मिलता है, तो ये रीजन हमें देखने को मिलता है। ग्लेशियर जो है हिमालयन रीजन में रिट्रीटिंग फेज में है, जिससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी जो मतलब जो ग्लेशियर है वो यहाँ पर पानी में थोड़ा बहुत मेल्टिंग जो है वो हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर लेक जो है बहुत ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब ग्लेशियर लेक फॉर्म होने की वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्क जो है वो भी यहाँ पर बढ़ जाती है। स्टडी यहाँ पर की गई नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर 2011-15 में, उसने यहाँ पर फाउंड किया कि 352, 283, 1393 ग्लेशियर लेक एंड वाटर बॉडीज जो है इंडस बेसिन, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन में हमें देखने को मिल रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर होते हैं ये अगर आप साल का भी लिख देते हो ना तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि भैया आपने रिपोर्ट जो है वो भी पढ़ी हुई है, रिपोर्ट भी आप कोट कर रहे हो। तो इससे क्या होता है, इससे एक स्पेसिफिक आ जाता है ना। हमने मेंस आंसर राइटिंग का जो कोर्स है उसमें देखा है, जो एमएम एकेडमी पर चलता है, कि किस तरीके से हमें स्पेसिफिक तौर पर हम आंसर जो है उसमें कुछ ऐसा लिख सकते हैं जिससे कि हमारा जो एक जो इम्प्रेस
वो अपने आप हो जाते हैं वो लोग, है ना, चेक करने वाले। क्लाइमेटिक वल्नरेबिलिटी जो है, ग्लेशियर मेल्टिंग, रिसेशन, ग्लेशियल स्नाउट्स, इंक्रीज डिस्चार्ज रिवर में, ये यहाँ पर एक्सीलेट हो गया है पोल्यूशन की वजह से भी। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है पोल्यूशन की, ठीक है। देन यहाँ पर GLOF अगर हम देखते हैं तो ये विंटर में भी हो रहे हैं। आप सोचिए, विंटर अगर आप देखोगे तो वहाँ विंटर में जहाँ स्नो रहता है वो तो पूरा सॉलिड में रहना चाहिए, वो तो पूरा स्नो बनकर रहना चाहिए। अगर वहाँ से पानी निकल रहा है, अगर वहाँ पर ग्लेशियर लेक फॉर्म हो रहे हैं विंटर में, तो फिर मतलब समझिए ग्लोबल वार्मिंग जो है, जो क्लाइमेट चेंज है, वो कितना बड़ा इंपैक्ट अपना डाल रहा है। तो मतलब ये कितनी बड़ी एक समस्या है ना। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इंक्रीज डिस्चार्ज ऑफ वाटर ग्लेशियर से रिवर में यहाँ पर इरोजन कॉज करता है। इरोजन बहुत बड़ी समस्या है। इरोजन की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। रिस्क जो है लैंडस्लाइड का, वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लैंडस्लाइड का रिस्क ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। देन यहाँ पर ह्यूमन प्रेजेंस अगर हम देखते हैं तो वो इंक्रीज होने की वजह से जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है वो भी यहाँ पर काफ़ी प्रोन हो जाते हैं, है ना। कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ह्यूमंस के द्वारा एक्टिविटीज़ की जा रही है, उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो ह्यूमंस तो मतलब सभी की जड़ है ना। ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन यहाँ पर रैपिड डेवलपमेंट जो है रिलीजियस टूरिज्म का, वो यहाँ पर जो लोग हैं उनको वल्नरेबल बना देता है। हजार्डस इसमें अगर आप जाओगे तो आपको वल्नरेबल जो है वो रहोगे आप। इंडिया जो है रैपिड डेवलपमेंट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का। चाइना जो है उसके कॉम्पीट करने के लिए कि हमारा सिक्योरिटी को हमें बूस्ट करना है, इस रीजन में कनेक्टिविटी बढ़ाना है, इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जितना ज़्यादा होता है उतना ही यहाँ पर और ज़्यादा वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंसर्न्स है जो आपको याद रखना है। देन यहाँ पर NDMA गाइडलाइंस है। अब देखिए टोटल NDMA गाइडलाइंस अगर हम देखते हैं तो 19 गाइडलाइंस दी गई है, 19 गाइडलाइंस। तो आपको सारी गाइडलाइंस लिखना ये कोई जरूरी नहीं है, नहीं तो आपका पूरा गाइडलाइन में आंसर जो है वो भर जाएगा। यहाँ पर मैं आपको पूरी होलिस्टिक एक नॉलेज दे रहा हूँ। इसमें से आपको क्रिस्प करके 5-5 पॉइंट्स निकाल कर, जैसा भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, अगर NDMA का कोई जिक्र ही नहीं तो NDMA गाइडलाइन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप 1-2 गाइडलाइन लिख देते हो एंड एक्सेट्रा कर देते हो तो ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि भाई ये, क्योंकि NDMA गाइडलाइन मतलब ऑथराइज गाइडलाइन है ना। तो ये एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। प्लस यहाँ पर सभी इसके अगर आप 5 पॉइंट नहीं है, सभी पॉइंट्स लिखना भी जरूरी नहीं है, सभी इसके 5 पॉइंट निकाल के अगर आप लिख दोगे तो उतना भी सफिशिएंट रहेगा। मतलब आपको प्रॉपर जो 250 वर्ड्स होते हैं उसमें आपको सही तरीके से इसको फिट बिठाना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। मैं आपको 200% नॉलेज दूंगा तब जाकर आप 100% आंसर लिख पाओगे, है ना। अगर मैं ही आपको 100% दूंगा तो आप 50% लिखोगे तो मतलब नहीं बनेगा। इसलिए मैं पूरा आपको नॉलेज जो है वो यहाँ पर दे रहा हूँ। जितनी भी चीज़ें अवेलेबल होगी वो सारी आपके सामने रख रहा हूँ, फिर आप चुनकर वहाँ पर जो भी चीज़ें आपको बेस्ट लगती है, क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा गया है उस हिसाब से आप लिख सकते हो। NDMA गाइडलाइंस अगर आप देखोगे तो पूरी 19 है, जो आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो हम फास्ट देखेंगे 19 गाइडलाइंस। यहाँ पर आइडेंटिफाई करना, मैपिंग करना पोटेंशियल डेंजरस ग्लेशियर लेक्स को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मैपिंग कर लेते हैं तो हमें ईजी जाता है समझने में। ये मतलब क्या है, ये हमारा प्रिपेयर्डनेस है ना। सबसे पहला जो हमने लेक्चर देखा था डिजास्टर मैनेजमेंट का, उसमें मैंने आपको बताया था मैपिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जोनेशन मैपिंग। इससे क्या होता है, इससे हमें पता चलता है। मैंने आपको बताया था एक कि अगर आप एक IAS ऑफिसर हो, पर्टिकुलर कोई रीजन में जा रहे हो, वहाँ पर कौन सा डिजास्टर है वो समझने के लिए सबसे पहले आपको मैप समझना जरूरी है। फिर कौन कौन सी लोग वल्नरेबल है उस चीज़ के लिए, उस डिजास्टर के लिए, वो आप वहाँ पर समझ पाओगे। देन उसके बाद उसके लिए हमें क्या करना है, कैपेसिटी कैसे बिल्ड करना है वो हम कर सकते हैं। तो इससे हमारी यहाँ पर थिंकिंग जो है वो रहनी चाहिए, बराबर है। देन यहाँ पर जो मेथड्स है, प्रोटोकॉल्स है, रिमोट मॉनिटरिंग करना लेक्स को स्पेस से, उसके भी यहाँ पर डेवलप करना चाहिए। स्पेस से अगर हम करेंगे तो हमें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो सार्स इमेजनरी है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, है ना, जिससे कि जो भी चेंजेस होते हैं लेक्स में, फॉर्मेशन ऑफ न्यू लेक्स, ये हमें पता चलेगा। इससे तो हमें पता चल रहा है ना कितने लेक्स जो है ग्लेशियर लेक्स ये फॉर्म हुए हैं, कौन कौन से लेक जो है वल्नरेबल है, अभी टूट सकते हैं, ये सब हमें देखने को मिलता है। स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं मानसून सीजन में। देन स्ट्रक्चरल मेजर जो है वो हमें लेना है, जिससे कि हम यहाँ पर सडन ब्रीच जो है ग्लेशियर लेक का उसको प्रिवेंट कर सके। मतलब इसमें क्या करना है, जो वाटर वॉल्यूम है उसको रिड्यूस करना, है ना, जो कंट्रोल्ड ब्रीचिंग होती है, पंपिंग होती है, इन सब का इस्तेमाल करके। देन उसके बाद यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंसिव अलार्म सिस्टम है उसको यहाँ पर स्टैब्लिश करना, जिससे कि हम अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर दे सके, वार्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर वो सब हम कम्युनिकेट कर सके। मैकेनिज्म जो है लाइफ को, प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने का ब्रीच में, वो हम यहाँ पर कर सके। 80% जो सर्च एंड रेस्क्यू वर्क है इन केस ऑफ, ये अंडरटेक किया जाता है लोकल कम्युनिटी के द्वारा। मतलब समझ लीजिए जो ग्लेशियर लेक के आसपास जहाँ पर फ्लडिंग हो रही है वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है वो यहाँ पर सबसे पहले बढ़ती है आगे, है ना। क्योंकि बाद में पता चले, बाद में लोग आए रेस्क्यू करने के लिए, वो तो अलग है। लोकल कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर पहले आ रही है, लोकल कम्युनिटी को पहले पता चल रहा है, वो यहाँ पर सबसे सामने खड़ी है। इसलिए उनको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करना, है ना। इससे क्या होगा, इससे कैपेसिटी हम बिल्ड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। लोकल टीम जो है वो यहाँ पर प्लानिंग प्रोसेस, इमरजेंसी शेल्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ पैकेजेस, आइडेंटिफिकेशन, मिसिंग, कोई भी मिसिंग है उस सब में यहाँ पर
लोकल टीम जो है वो भी काम आ सकती है। देन सर्च एंड रेस्क्यू इक्विपमेंट जो है लाइक हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, मोटर लॉन्च, कंट्री बोट्स, ये सब यहाँ पर करना। इनोवेटिव मेथड जो है उनका यहाँ पर इस्तेमाल करना, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर हम फास्ट तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो लाइटर मशीनरी है उसको डिज़ाइन करना, क्योंकि क्या होता है जब भी कोई डिजास्टर आ रहा है उसमें अगर हेवी मशीनरी है तो उसको ले जाने में तकलीफ है, लाने में तकलीफ। अगर लाइटर मशीनरी है तो उसको ले जाने लाने में तकलीफ नहीं होगी, फटाफट उसको ले जाया जा सकता है। रेस्क्यू मेथड में काफ़ी काम आ सकती है। क्विक रिएक्शन मेडिकल टीम, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन्स, मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल्स, है ना, हेली एम्बुलेंस, मतलब यहाँ पर ऊपर जाकर पूरा ये कर सके, तो इसमें इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स ये सब यहाँ पर काम आ सकते हैं। देन उसका साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो है विक्टिम्स की, ये भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बचता है उसको साइकोलॉजिकली भी काफ़ी बड़ा धक्का लगता है, तो ये यहाँ पर विक्टिम्स को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना ये भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये भी गाइडलाइंस में आता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है मास मीडिया के थ्रू, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ये यहाँ पर देना, जिससे कि लोग जो है वो और ज़्यादा ना घबराए, जो भी इन्फॉर्मेशन है सही ढंग से पहुँचे। रिस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है उस प्रोन एरिया में, क्योंकि प्रोन एरिया में जितने ज़्यादा ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ेगी, प्रोन एरिया में जितनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उतना ही वो वल्नरेबल रहेगा डैमेज होने के लिए, बराबर है। अब मैं जो ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ वल्नरेबल, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सीधा वर्ड्स ही ले रहा हूँ, ठीक है। प्रोहिबिट डेवलपमेंट ऑफ हैबिटेशन इन हाई हजार्डस एरिया, मतलब वही है कि हैबिटेशन जो लोग हैं वहाँ पर हाई हजार्डस एरिया में नहीं जाने चाहिए। देन यहाँ पर जो सेफर जोन है वहाँ पर रीलोकेट करना लोगों को, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन यहाँ पर जो प्रोटेक्शन मेजर्स है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर मीडियम हजार्ड जोन, वहाँ पर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मेजर्स लेना। देन यहाँ पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो यहाँ पर डेवलप करना, ठीक है, लैंड यूज प्लानिंग से रिलेटेड। देन यहाँ पर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करना, जिससे कि जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है डाउन स्ट्रीम एरियाज में, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन, तो मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो भी यहाँ पर रहना चाहिए। तो ये बेसिकली 19 गाइडलाइन जो है एनडीएमए के द्वारा दिए गए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। अब यहाँ पर वे फॉरवर्ड क्या होगा, देखिए जो भी समस्या है उसका निवारण यहाँ पर करना, वही वे फॉरवर्ड रहेगा, है ना। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये नया नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नया नया आया है, कोरोना वायरस जैसा नहीं है। यहाँ पर इसके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में पूरा पता है, इसको किस तरीके से मिटिगेट किया जाए वो भी हमें पता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि ये काफ़ी साल से चलता आ रहा है, ये नेचुरल हजार्ड है ना, जो नेचुरल डिजास्टर में यहाँ पर कॉज होता है। तो इसलिए क्या है, अब देखिए हजार्ड एंड डिजास्टर में क्या डिफरेंस है ये भी हमने देखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है नेचुरल हजार्ड, ये कन्वर्ट होता है नेचुरल डिजास्टर में, तो इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो। तो ये अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, मैंने कितना डिटेल में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल्स के थ्रू। देन यहाँ पर डेवलपमेंट जो है कॉम्प्रिहेंसिव हजार्ड जोनेशन मैपिंग, ये हम यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है जो वल्नरेबल एरियाज है वहाँ पर हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बराबर है। देन रिस्क असेसमेंट जो है वो यहाँ पर लेना है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि रोड्स हो गया, ये सब हो गया, कितना रिस्क है उसको असेस कर लेना, उसको देखना, उस हिसाब से हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना। देन यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर रिपोर्ट करना चाहिए टू पर्पज हाउ सच रिस्क आर टू बी प्रिवेंटेड, अवॉइडेड एंड मिटिगेटेड। मतलब यहाँ पर अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसने यहाँ पर बताना चाहिए कि भैया हम कैसे यहाँ पर इसको प्रिवेंट करेंगे, अवॉइड करेंगे या मिटिगेट करेंगे। देन यहाँ पर जो मल्टी हजार्डस सिनारियोज है उसको यहाँ पर कंसिडर करना बहुत जरूरी है, गिवन द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी नेचुरल हजार्ड्स की अराउंड द वर्ल्ड। समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर क्या है, मल्टी हजार्डस सिनारियोज जो है उसको यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आती है, कितने फ्रीक्वेंटली आता है, कितने इंटेंसिटी से नेचुरल हजार्ड आता है, वो सब यहाँ पर देखना होगा। कल्चरल एक्सचेंज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकल कम्युनिटी अगर आप देखोगे तो वो सबसे पहले रहती है। तो इसलिए कल्चरल अगर हम यहाँ पर करते हैं, कल्चरल प्रॉपर तरीके से अगर हम यहाँ पर मिलाप करते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें हम यहाँ पर प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस जो है इफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल कर आती है। तो यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट और उसी के साथ साथ बाकी भी कोर्सेस अगर आपको चाहिए तो आप डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप। यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलेगा विद एग्जाम पर्सपेक्टिव। आपने अभी देखा होगा कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें जो है आपके सामने लेकर आ रहा हूँ मैं। पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलता है, जहाँ पर मैं इंडिविजुअली आपके साथ बातें करता हूँ, आपको हेल्प करता हूँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जहाँ पर आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी डाउट्स होते हैं वो हम क्लियर करते हैं। एंड मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस है, जैसे मैंने आपको कहा कि हर गांव से सितारे निकलेंगे, ये मोटिव है और हम निकाल कर रहेंगे। तो इसीलिए आप बिल्कुल बिना किसी संकोच के आप MM Academy ऐप डाउनलोड कीजिए एंड वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।